हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज विथ राज, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी का नाम है लालच। तो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियां ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अविनाश गुप्ता मुखर्जी लेन रोड के किनारे अपनी एक मंजिला मकान में एक नौकर के साथ ही रहते हैं। अविनाश जी के घर के पास में ही एक चाय की टपरी के बेंच पे बैठकर डिटेक्टिव किंग अखबार पढ़ रहे थे, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उस अखबार को पढ़ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो अखबार की आड़ में वो किसी पर नज़र रख रहे थे। उनकी नज़र अखबार पर नहीं बल्कि अविनाश गुप्ता के मकान पर थी। थोड़ी देर बाद अविनाश जी का नौकर हाथ में थैली लेकर कहीं बाहर चला गया। डिटेक्टिव ने देखा। तभी डिटेक्टिव ने उस चाय की टपरी से उठकर किसी को फ़ोन किया और उसके बाद अविनाश जी के घर जाकर दरवाजे की कुंडी खड़काने लगे। घर पर अकेले होने के कारण अविनाश जी को ही आकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाज़ा खुलते ही डिटेक्टिव अपना परिचय देने लगे। हेलो मिस्टर गुप्ता, मेरा नाम है राज बोस, पर लोग मुझे डिटेक्टिव किंग के नाम से ही जानते हैं और पेशे से मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं यहाँ मिस्टर अतुल सेन के बारे में जानने आया हूँ। वही अतुल जो आपके पिताजी को खून करने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। आप तो उसे जानते ही हैं। घर का दरवाज़ा बंद करके अविनाश जी डिटेक्टिव को बैठक कमरे में ले गए। आपको मैं और कौन सी नई बात बताऊं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे जो कहना था मैंने वो सब कुछ पुलिस को बता दिया है। बैठिए बैठिए, अविनाश जी ने कहा। डिटेक्टिव एक चेयर लेके उस पर बैठ गए और अपने साथ जो पार्सल लाए थे उसे टेबल के ऊपर रख दिया। अविनाश जी ने डिटेक्टिव को एक सिगार ऑफर किया। नहीं नहीं शुक्रिया, पर मैं सिगार नहीं पीता, डिटेक्टिव ने कहा। ओह ठीक है। इतना कह के अविनाश जी खुद ही उस सिगार को जलाकर पीने लगे। तो अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं ज़रा इस पार्सल को खोल लूँ, क्या कहते हैं आप? डिटेक्टिव ने उस पार्सल का गिफ्ट रैप खोलते हुए कहा। खोल ज़रूर सकते हैं, पर आशा करता हूँ इसके अंदर कोई बॉम्ब नहीं होगा, अविनाश जी ने कहा। डिटेक्टिव ने धीरे धीरे उस पार्सल को खोल दिया और पार्सल खुलते ही उसके अंदर से कार्डबोर्ड का बना हुआ एक बॉक्स निकला और उसके अंदर से डिटेक्टिव ने एक छोटे से कैस्केट को निकाला और एक चीज़ उस कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर ही रह गया, पर डिटेक्टिव ने उसे छुआ तक नहीं। सिर्फ उस कैस्केट को ही निकालकर उन्होंने टेबल के ऊपर रखा। हाथी के दांत से बना हुआ और चारों तरफ डिज़ाइन किया हुआ वो कैस्केट, पर सफ़ेद रंग की इतनी खूबसूरत उस कैस्केट के ऊपर किसी ने काले रंग का धब्बा लगा दिया था, जो धब्बा उस कैस्केट की खूबसूरती को शर्मिंदा कर रहा था। असल में वो खून का धब्बा था। कैस्केट को देखने के साथ ही अविनाश जी थोड़ा चौंक उठे। उफ, उस चीज़ को आप यहाँ क्यों लाए हैं? अविनाश जी ने कहा। तो आप इस बॉक्स को पहचान गए, अच्छी बात है। आपके पिताजी की बिस्तर के पास वाले टेबल पे ये चीज़ रहती थी, बिल्कुल टेबल के ऊपर, है ना?
डिटेक्टिव ने पूछा। हाँ, वही तो हुआ करता था। 6 महीने पहले ही जब मैं पिताजी के घर गया था, तब भी तो मैंने उस चीज़ को वहीं पर देखा था, अविनाश जी ने कहा। और उसके बाद क्या आप किसी और काम से उस घर में नहीं गए थे? तब आपने उसे कहाँ देखा था? डिटेक्टिव ने पूछा। उसके बाद शायद एक बार गया तो था, पर ज़रूरी किसी काम से नहीं, बस ऐसे ही। पर पिछली बार जाने के बाद उन्होंने उसे कहाँ रखा था? वहीं पर। वो चीज़ हमेशा से वहीं पर थी, डिटेक्टिव ने कहा। तो फिर इसे आपने आखिरी बार कब देखा था? आपको तो मैंने पहले ही बता दिया, आज से लगभग 6 महीने पहले। पर इसे लेकर बात को इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? इस कैस्केट के ऊपर मेरे उंगलियों के निशान लेकर क्या आप मुझे इस केस के जाल में फंसाना चाहते हैं? पर मुझे माफ़ कीजिएगा डिटेक्टिव, उस चीज़ को मैं बिल्कुल छूने नहीं वाला, अविनाश जी ने कहा। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर गुप्ता। ऐसा कोई भी इरादा मेरे मन में नहीं है। और सच कहूँ तो अगर मैं आपको फंसाना चाहता तो आपको फंसाने के लिए इससे कई गुना बेहतर प्लान्स मेरे दिमाग में मौजूद है। खैर, तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आपके पिताजी 3 दिन पहले अपने बेडरूम में खून हुए हैं। तब वो अपनी चेयर लेके उस टेबल के सामने बैठे हुए थे और तब भी वो कैस्केट उस टेबल पर ही रखा हुआ था। उसी वक्त किसी ने उन्हीं के पिस्तौल से उनको गोली मारकर उनका खून कर दिया। वो पिस्तौल उनके टेबल के दाईं तरफ की ड्रॉर पर हुआ करता था, है ना? डिटेक्टिव ने पूछा। वो तो मुझे सही से नहीं पता। उनके पिस्तौल को मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया था और वैसे भी मैंने उन्हें कभी उनके पिस्तौल के साथ नहीं देखा था। मतलब वो कभी हमारे सामने अपनी पिस्तौल को नहीं निकालते थे, अविनाश जी ने कहा। लगता है कि उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति ने मारा है जिन पर वो पूरा भरोसा करते थे और जिनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। आपके पिताजी का ध्यान जब दूसरी तरफ था तब खूनी ने वो पिस्तौल उस ड्रॉर से निकाल लिया होगा और उसके बाद उसने उनको गोली मार दी। गोली लगते ही वो सामने की तरफ टेबल के ऊपर गिर गए और इसीलिए इस कैस्केट के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं। गोली लगने के साथ ही उनकी मौत हो गई, डिटेक्टिव ने कहा। जब आप कह रहे हैं तो शायद ऐसा ही हुआ होगा, पर ये सब तो मैं पहले ही पुलिस के पास से सुन चुका हूँ, तो फिर दोबारा ये सब बातें क्यों? और इन बातों से मेरा रिश्ता क्या है? अविनाश जी ने पूछा। क्या सच में इन सारी बातों से आपका कोई संबंध नहीं, अविनाश जी? तो ठीक है, फिर इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाया जाए। इस केस में हमें सिर्फ 2 लोगों पर शक है। पहले हैं मिस्टर अतुल सेन, आपके पिताजी के बड़े भाई का बेटा। उनका आना जाना लगा रहता था उस घर में। आपके पिताजी उन्हें बहुत प्यार भी करते थे और थोड़ा बहुत जायदाद भी वो उनके नाम कर जाएंगे, ऐसा ही उन्होंने अपनी वसीयत पे भी लिखा था। कम से कम सुनने में तो ऐसा ही आया है। और दूसरी तरफ जिन पर हमें शक है वो है आप, डिटेक्टिव ने कहा। क्या? मैं? अविनाश जी चौंक उठे। आपके पिताजी मरने से पहले अगर वसीयत बनाकर किसी को कुछ भी नहीं दे जा पाए तो फिर कानून के मुताबिक उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत आपको मिल जाएगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, कहने के लिए और भी बातें हैं मेरे पास। डिटेक्टिव बिना रुके बस कहे जा रहे थे। 3 दिन पहले, मतलब जिस दिन आपके पिताजी का खून हुआ, उस दिन दोपहर के 2:30 बजे पब्लिक टेलीफोन बूथ से किसी ने अतुल जी को कॉल किया था और उसकी आवाज़ बिल्कुल आप ही की तरह सुनाई दे रही थी। उसने अतुल जी को रात 8 बजे अपने अंकल के साथ उनके घर पे मिलने को कहा था। मिस्टर अतुल ठीक 8 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं
और उन्होंने जाके देखा कि उनके अंकल अपने टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं और तब तक वो मर चुके थे। इसका मतलब यह है कि आपके पिताजी ने अतुल जी के आने से बहुत पहले ही उनके खूनी का स्वागत किया था। रात 8 बजने से बहुत पहले ही। एक आधा जला हुआ सिगार भी उनके कमरे के कोने से पाया गया है। लगता है आपके पिताजी शाम को फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाते ही खूनी ने उस सिगार को जलाया था और उनके वापस आते ही उसने वो सिगार एक कोने में फेंक दिया। आपके पिताजी के कमरे से बरामद किया हुआ वो आधा जला हुआ सिगार ये रहा, जिस पर मुझे आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। डिटेक्टिव ने कहा। झूठ है, यह सरासर झूठ है। अविनाश जी ने उस बात का विरोध करते हुए कहा। अब तक आपने कम से कम 3 झूठ मेरे सामने कहा है। आपकी बातों में और भी झूठ हो सकते हैं, पर 3 झूठ को मैंने पकड़ा है। तो फिर गिन के देखते हैं कि मैं सही से बता पाता हूं या नहीं। आप मिलाकर देख लीजिए। पहला झूठ है कि 3 दिन पहले किसी ने भी पब्लिक बूथ से फ़ोन करके अतुल जी को नहीं बुलाया था, क्यों है ना? हाँ, ये पहला झूठ है। अविनाश जी ने कंफर्म किया। दूसरा झूठ है कि कमरे के कोने से कोई भी सिगार का टुकड़ा नहीं मिला था। बिल्कुल। और तीसरा झूठ है कि पिस्तौल के ऊपर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। अविनाश जी ने कहा। आपने बिल्कुल सही कहा अविनाश जी, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये सारी बातें झूठी है, ये आप कैसे जानते हैं? डिटेक्टिव ने पूछा। इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है, तो फिर मत दीजिए, पर वैसे भी मुझे इसका जवाब मिल चुका है, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कैसे ये सब किया। वैसे भी इतनी दौलत के खातिर आदमी कुछ भी कर सकता है। आपके पिताजी मिस्टर अतुल को जितना जायदाद देते उसका भी आपको लालच हो चुका था, पर पिस्तौल पर उंगलियों के निशान छोड़े बिना आपने गोली मार के उन्हें कैसे मारा, यही सोचकर मैं हैरान हो रहा हूँ। आपकी बहादुरी और दिमाग की मुझे तारीफ करनी चाहिए, डिटेक्टिव ने कहा। डिटेक्टिव के मुंह से तारीफ सुनकर अविनाश जी अपने आप को और खामोश नहीं रख पाए। तो फिर इस सवाल से मैं पर्दा उठा ही देता हूँ। अब आपसे क्या छुपाना, और क्योंकि आपके अलावा यहाँ और कोई तीसरा आदमी नहीं है, तो फिर इस बात का कोई सबूत भी नहीं रहेगा। चोट के बहाने मेरे दाएं हाथ पर रुमाल बंधा हुआ था, इसीलिए पुलिस को पिस्तौल पर उंगलियों के निशान नहीं मिले, और इसीलिए सामने बैठे इस अपराधी का सच जानने के बाद भी आप लोग मुझे पकड़ के अदालत में खड़ा नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ सबूत ना होने की वजह से। पर इस कबूलनामे की मदद से ही। कबूलनामा? कौन सा कबूलनामा? मैंने अपना जुर्म कबूल किया है, इसका सबूत कहाँ है? सबूत है इस पार्सल के अंदर। जो कुछ भी आपने कहा है और मैंने कहा है, वो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं इस पार्सल के अंदर के टेप रिकॉर्डर में। ये टेप रिकॉर्डर ही हमारा सबूत है, और यहाँ आने से पहले ही मैंने पुलिस को खबर कर दिया था। जल्दी पुलिस की जीप आपको लेने आ रही है, डिटेक्टिव ने कहा। तभी अचानक बाहर से पुलिस जीप का सायरन सुनाई देने लगा। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा एक नई और अनोखी कहानी के साथ।